सीधा सा जी सवाल शुक्रिया। है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों में चुनाव हुआ। इस बार आपके साथी भाजपा है, बीजेपी के साथ मिलकर के आप चुनाव लड़े हैं। 8 सीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन फ्रूटफुल होगा, या बीजेपी के साथ गठबंधन जो आपने किया है उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों दावा कर रहे हैं कि हम सीटें जीत रहे हैं, मोदी की फिलॉसफी फेल हो रही है और गारंटी को झूठा शब्द बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि मोदी की गारंटी पर आपने भी भरोसा किया है, तो क्या आपने झूठ पर भरोसा किया है? और अगर झूठ पर भरोसा किया है तो क्या जनता आपको नकार रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए पंकज जी, थोड़ा सा मैं क्योंकि अभी चुनावी मोड में ही हूँ पूरी तरीके से, अभी भी वोटिंग खत्म हुई है, तो मैं शुरुआत अपनी जो करूंगा वो एक टैगलाइन से करूंगा कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो स्थिति साफ है और वोटिंग होने के बाद हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि समाप्तवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस तो पहले ही समाप्त हो गई थी, और जब जो जो कांग्रेस अमेठी नहीं और तो रायबरेली आपका में टक्कर उम्मीदवार क्या ना दे पा बीएसपी रही से हो। है? बीएसपी ने जोरदार कैंडिडेट उतारे हैं, जातिगत समीकरण जबरदस्त तरीके से साधा है। कहा यह जा रहा है कि मायावती इस बार समाजवादी पार्टी, बीजेपी, रालोद सबको शॉक देने वाली, क्योंकि अलग नहीं अलग देखिए, सीट पर दलित और मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन बिठाने की उन्होंने कोशिश की है, और कुछ सीट पर उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड क्लास को भी साधने की कोशिश की है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी लड़ाई यहां पर बसपा से है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा के पीछे है? देखिए पंकज जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, दो पार्टियों के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में है, वो तीसरे नंबर पे रहने जा रहा है, क्योंकि बीएसपी नंबर 2 पे रहेगी। क्योंकि बहन जी का एक अपना कोर वोट बैंक है और बहन जी की अपनी एक समझ है। वो एक अलग तरीके से चुनाव लड़ती हैं, और वो हम सबको पता है, और बहन जी का अपना कोर वोट बैंक कहीं नहीं इधर उधर खिसकता है। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी नंबर 2 पे रहने वाली है, और हम जो संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो संघर्ष हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रचने के लिए है, 80 सीटें जीतने के लिए। हम तो जीत चुके हैं। 4 जून को 400 पार का जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो पूरी तरीके से पूरा यथार्थ होने जा रहा है। हमारा संघर्ष सिर्फ उस 400 पार को अचीव करने के लिए है, और विपक्ष का संघर्ष है कि हमको 399 पे वो कैसे समेटें। तो ऐसी स्थिति में हमको कहीं चुनाव नहीं दिखाई पड़ रहा। एक रामपुर और मुरादाबाद ऐसी सीट जरूर थी जहां पे समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती थी, परंतु समाजवादी पार्टी ने वहां पे सेल्फ गोल कर लिया, एसटी हसन साहब का अपमान करके, अपने सिटिंग सांसद का। जहां पे एसटी हसन साहब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ पूरे प्रचार में रहे, और उन्होंने मैसेज भी अपने लोगों को दिया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराना है। और रामपुर के अंदर तो आजम खान साहब का अपना कैंडिडेट अलग ही उतर गया, इनके जिला अध्यक्ष जो हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है, और जो वोटिंग परसेंटेज भी हम रामपुर का देख रहे हैं 52%, जो कि सहारनपुर के परसेंटेज से करीब करीब 12-15% कम है। तो ये साफ दिखाता है कि रामपुर की जनता ने भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है। इसलिए देखिए, मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवाई बातें मैंने कह दी कि 8 सीटें हम पूरी जीतने जा रहे हैं। 8 सीटें हम पूरी तरीके से मजबूती से जीतने जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैसे भी दो ही देखिए खेमे थे, एक भारतीय जनता पार्टी और एक राष्ट्रीय लोकदल। हम विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और हम दोनों आपस में भिड़ते थे। जब हम दोनों एक हो गए तो वहां कोई लड़ाई बची ही नहीं थी, ग्राउंड पे कोई लड़ाई नहीं है। शायद इसी कारण से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं अवहेलना भी की पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो चुनाव प्रचार तक में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाए। और राहुल गांधी जी ने तो अतिशयोक्ति की कि भैया आखिरी दिन आए, गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़े होकर उन्होंने कहा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं 5 स्टार से। तो भाई 5 स्टार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर जनता वोट दे देती है तो भाई साहब फिर तो आप सही कहते हैं कि शायद लोकतंत्र बहुत खतरे में है। तो आप शायद, जो कांग्रेस आज देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो अगर आज अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट देने से पहले सोच रही है, जो अपना परिवार बताते थे वो राजस्थान से राज्यसभा चले गए, तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल आश्वस्त है हम कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 8 सीटों से की है। और ये परचम
हम 80 सीटों को जीत के आपको कहीं ना कहीं जनता को एक विश्वास देने का काम करेंगे। और जहां तक गारंटी की बात रही, तो भाई जो आदमी घंटों में कैंडिडेट बदल रहा था, तो बट ऑब्वियस उसको गारंटी कहीं ना कहीं खराब ही लगेगी। उसको लगेगा ही कि साहब गारंटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जो घंटों में कैंडिडेट बदल रहा था, भाई 5 साल तक विपक्ष में रह के ये कर क्या रहे थे? कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं कर पाए थे। ये एक एक सीट पे 3 3 बार 4 4 बार कैंडिडेट बदले गए। स्थिति ये है कि एक सीट पे तो चाचा जी ही चले गए। जो समाजवादी पार्टी के चाचा जी हैं, उन्होंने कहा भैया हमारी बात मत पिटवाओ, हमको जाने दो, हमको इस उम्र में कम से कम बेइज्जत मत करवाओ जमानत जब्त करवा के। और अखिलेश यादव जी 2 बार कन्नौज की सीट लगता आपका नेटवर्क फ्रीज हो गया। वाटर प्रशांत टेस्ट कर उमराव चुके जी, मैं हैं कि चाहूंगा भैया आपके। देख लो यहाँ पे हमको वोट देगी कि नहीं देगी। ऐसी हाँ, बोलिए बोलिए रोहित पंकज जी। पंकज जी देखिए, अखिलेश यादव जी कन्नौज का वाटर टेस्ट करने के लिए 2 बार कन्नौज जा चुके हैं कि भैया मैं प्रत्याशी बनूं कि ना बनूं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कहीं चुनाव बचा है कि जहां पे राहुल गांधी जी सोच रहे हो वायनाड से पर्चा भरने के बाद कि अमेठी से भरूं कि ना भरूं? है ना, सोनिया गांधी जी पहले ही रायबरेली को छोड़ के चली गई, अनाथ कर गई अपने परिवार को। और प्रियंका गांधी जी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, और कांग्रेस के जीजा जी जरूर कह रहे हैं कि साहब मैं अमेठी लड़ना चाहता हूं। तो अब शायद कांग्रेस के जीजा जी भी चुनाव के अंदर अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं अमेठी की जमीन पे उनकी निगाह है, हरियाणा की जमीन के बाद। तो मुझे लगता है जनता ऐसी स्थिति में पूरा विश्वास मोदी जी के साथ कर रही है, और जनता को पता है कि ये विकास की डगर को अगर हम तोड़ देंगे, अगर हमने कहीं गलती से भी इंडिया गठबंधन की तरफ थोड़ा भी प्यार दे दिया, तो ये विकास की डगर टूटने का काम होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता पूरी आश्वस्त है, और जनता भी देश के विकास के लिए और देश के राष्ट्रवाद के लिए वोट देने जा रही है। देखिए, वो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व में आज ईवीएम के साथ ही चुनाव के अंदर उतरे हैं। आप सोचिए, सुबह से आप हाय तौबा सुन रहे होंगे, साहब ईवीएम कहीं पे खराब है, कहीं पे साहब इनको प्रशासन से दिक्कत हो रही थी। हमको क्यों नहीं दिक्कत हो रही थी? भाई हमको भी तो होनी चाहिए थी। भाई हमारी तो पावर सीज हो चुकी है, पूरी पावर चुनाव आयोग के पास है। हमको ईवीएम खराब नहीं दिखती, इनको ईवीएम खराब दिखाई पड़ने लगती है। तो ये तो बहाना ढूंढना शुरू कर चुके हैं। अब जो लोग अपना बहाना ढूंढ रहे हो पहले से कि 4 जून को हमको क्या कहना है, उन लोगों को कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि जनता उन पे विश्वास करके मुझे उनको मुझे वोट देने जा लगता, रही है? मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन अतुल जी आपके बात का जवाब देंगे। अतुल जी, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। आपको ईवीएम में दिक्कत लग रही है, आप पश्चिम यूपी में ठीक से प्रचार करने नहीं आए, आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता पहले चरण से पहले मैदान में उतरते हुए गंभीर रूप से दिखाई नहीं पड़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के भरोसे ही कांग्रेस है? कांग्रेस के कोई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में ठीक ढंग से कैंपेन करते हुए पहले चरण के चुनाव से पहले देखे नहीं गए। इस वजह से आपका और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए पंकज जी, रोहित जी अब से 1 आध 2 महीने पहले तक कुछ और बातें करते थे, वो आप सब जानते हैं। और ये आज इनकी मजबूरी है जो जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ जो है ना धोखा देने का काम किया है। रहा सवाल, जैसे अभी रोहित जी 400 नहीं नहीं, पार वो की बात कर वो रहे थे। वो तो देखिए पहले बीजेपी वो तो पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में राहुल गांधी जी ने भी आपके लिए क्या कहा था, वो याद दिलाऊं क्या? उन्होंने नहीं, आपके लिए क्या ठीक है। कहा था मालूम है ना, कि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बीजेपी की बी टीम है। चलिए अब सुनिए, रोहित जी के सवाल का जो आपने मेरे से पूछा है, जैसे अभी कहते 400 पार, रोहित जी कहते नारा जो एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। देखिए बीजेपी जो है एक जुमलेबाजी पार्टी है, ये हर चीज को जुमले की तरीके से बोलती है, उसका कोई आंकड़ा, उसका कोई तथ्यात्मक जो है उसका स्वरूप नहीं होता है। इन्होंने मिजोरम में नारा दिया था 21 पार, आई कितनी? 1 सीट। इन्होंने तमिलनाडु में नारा दिया था 118 पार, आई कितनी? 4 सीट। दिल्ली में नारा दिया था 45 पार, आई कितनी? इनकी 4 सीटें है। तो जिस ऐसे ना जाने कितने अनगिनत उदाहरण हैं। पहले इनसे पूछे जितने पार का आपने नारा दिया पिछले विगत वर्षों में, उसमें से कितने पटल पे उतरने का काम किया? तो ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं बेमानी सी बात है।
और रहा सवाल जैसे नहीं, आप आपने बता कहा दीजिए, कि आप उत्तर प्रदेश में कितना पार कर रहे हैं? आप बता दीजिए आपकी पार्टी क्या सोचती है? मैं सीरियस सवाल कर रहा हूं। सर, आपका और कांग्रेस का अलायंस कितनी सीटें जीतेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए पंकज जी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 की 80 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी की तानाशाही से त्रस्त हो चुका है। जिस तरीके से बीजेपी ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसान की बात करें, चाहे दलित बेटियों की बात करें, चाहे वो शिक्षकों की बात करें, और चाहे जो है भर्तियों की बात करें, चाहे पेपर लीक की बात करें, जिस तरीके से एक रोष व्याप्त है आज जनता में। तो आज जिस तरीके से 8 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने अपने वोट की ताकत से बीजेपी को चोट पहुंचाने का काम किया है, और 4 जून को इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। रहा सवाल, जैसे अभी रोहित जी ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं रैली नहीं कर रहे हैं, लगता है ये एसी कमरे में बैठे रहते हैं। इन्हें मैं बताना चाहूंगा, आज भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा आता है जो कि बराबर में है, और आज भी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी नोएडा में कुछ घंटे पहले एक रैली को संबोधन कर रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब से 2 दिन पहले गाजियाबाद में थे, राहुल गांधी जी के साथ थे। जिस दिन गाजियाबाद में थे उस दिन गाजियाबाद में जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी है डॉली शर्मा जी, या बागपत के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा जी, इनके समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद यहाँ से सीधे वो चले जाते हैं नगीना, नगीना के बाद वो चले जाते हैं मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद जाते हैं वो बरेली। तो जिस तरीके से मैं ये बात समझ गया। मुझे 2 बात का जवाब दे दीजिए। आपने मुरादाबाद में प्रत्याशी बदल दिया, सिटिंग सांसद, मुस्लिम उम्मीदवार की जगह हिंदू उम्मीदवार दे दिए, आपकी मजबूरी थी। आपने अचानक प्रत्याशी क्यों बदला? सवाल यह उठता है, क्या आपको लग रहा है मुरादाबाद आप जीत पाएंगे या मुरादाबाद आप हार जाएंगे? रामपुर में आपने आजम खां को सबक सिखाने के लिए एक उम्मीदवार पैराशूट से उतारा, वहां भी बड़े नाटकीय ढंग से नॉमिनेशन फाइल कराया गया। क्या आपको लगता है कि ये 2 सीट आप चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे अपनी इन गलतियों की वजह से? इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए पंकज जी, है क्या कि चाहे वो रामपुर की आप बात कर लें, चाहे मुरादाबाद की बात कर लें, देखिए चुनाव में जो पार्टी बदला जाता है ये कोई समाजवादी पार्टी का ही कार्यशैली नहीं है। भाजपा ने भी अभी लोकसभा के चुनाव में अनगिनत प्रत्याशी बदलने का काम किया। तो वो ये प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे हैं, क्यों नहीं है, ये सब जनता का देख करके वहां जो प्रत्याशी है उसकी किस तरीके से कार्यशैली है, जनता में क्या छवि है, क्या समीकरण बैठते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे जहां तक याद आता है, एक रावत सांसद थे जिनको टिकट मिल गया था, उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे, बीजेपी को बदलना पड़ा या उन्होंने अपना नाम विड्रॉ किया, कोई और दूसरा प्रत्याशी बदला गया हो तो उसका नाम बताइए, मैं जानना चाहूंगा। मैं बता रहा हूँ ना। देखिए एक प्रत्याशी तो आपने बता दिया, अब एक प्रत्याशी रवि किशन की भी वीडियो वायरल हो रही है गोरखपुर से, तो उनका भी हो सकता है जो है जिस तरीके से टिकट बदलने का प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी के जो नेता हैं जिस तरीके से वो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। आप देखिए 20 साल पहले रवि किशन ने मुंबई में शादी करी जो आज तक किसी को पता ही नहीं था, उससे उसकी एक बेटी भी है। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है कि बीजेपी के नेता किस तरीके से किसी के चरित्र के ऊपर इस तरीके से कीचड़ आप उछाल रहे हैं अतुल जी। नहीं, कीचड़ क्या नहीं उछालू, वो जो मतलब मुद्दा है रवि किशन जी का, वो कहीं ना कहीं अंडर ट्रायल है, उसके लिए जांच हो रही है, 20 साल से कर रहे हैं, उससे आपकी एक बेटी है, बेटी को आपने आज तक अपना नाम देने का काम नहीं करा है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके चरित्र पे टिप्पणी ना करें। मतलब क्या बीजेपी के नेताओं का इसी तरीके का चरित्र है? मतलब आप मुझे लगता है उससे एक बच्चा पैदा करें और उसके बाद जो है उसे अपनाए नहीं, और उसके बाद जनता को टिप्पणी भी ना करे उस पे।